नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि यादव। बच्चों, बंगाल का विभाजन आज हम पढ़ेंगे। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके विरोध में जो हमने आंदोलन चलाया था, जिसे बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। शॉर्ट नोट सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक आपने इससे पहले वाला अगर वीडियो पढ़ा होगा, जस्ट आपको ये एहसास हो गया होगा कि उग्रवादी चरण चल रहा है। ये उग्रवादी चरण चल रहा है, मतलब गर्मपंथी चरण चल रहा है। 1905 से लेकर 1919 तक का जो दौर रहा, इसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में गर्मपंथी चरण कहा गया है। 1905 से 1919 तक का दौर। और उग्रवादी चरण में जो गर्म दल के नेता थे, गर्म स्वभाव के नेता थे, लाल बाल और पाल, ये सभी जो महत्वपूर्ण नेता थे, अरविंद घोष, इनकी क्या सोच थी, इनकी क्या कैसे काम करने का तरीका था, वो आपको पता लग गया। अब 1905 से लेकर 1919 के बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन्हीं को क्रम से हमें चैप्टर के रूप में पढ़ना है। तो 1905 में सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के बाद ही तो पॉपुलैरिटी एकदम से बूम हो गई उग्रवादी नेताओं की। उग्रवादी यहां नेगेटिव शब्द मत ले लीजिएगा। गर्म स्वभाव के नेता, देश के लिए जो है काम करने वाले नेता हैं, ये गर्म स्वभाव के। इनके काम करने का तरीका उदारवादियों से अलग था, नरमपंथियों से अलग था। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण गर्मपंथी नेता थे। अब बंगाल विभाजन हो गया तो सबसे पहले हमारा टॉपिक बंगाल विभाजन है, और उसके बाद बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। यहीं पर क्लियर कर लीजिए, इसे बंग भंग आंदोलन क्यों बोला जाता है? बंग भंग, बंग बंगाल, भंग मतलब भंग हो गया, टूट गया, बंगाल का विभाजन हो गया, तो उसके विरोध में हमने आंदोलन चलाया, इसलिए इसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं। और ये आंदोलन का जो स्वरूप था, हमने स्वदेशी चीजों को अपनाया और विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, तो इसलिए इसका नाम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी बोल दिया जाता है। अब बंगाल देख लीजिए, इसको दो भागों में बांट दिया गया था। ये ईस्टर्न बंगाल, पूर्वी बंगाल, और ये आपका पश्चिमी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल, उधर इधर आपका पश्चिमी बंगाल। इसमें कौन कौन से इलाके थे? यहाँ के वायसराय कौन थे, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, यहाँ की राजधानी क्या थी, यहाँ की राजधानी क्या है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर ध्यान दीजिए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था जब बंगाल का विभाजन हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए, 1905 तक ये भारत का वायसराय बना रहा। ठीक है, 1899 के आसपास ये गद्दी पर बैठा था और उसके बाद 1905 तक ये गद्दी पर रहा। अब इसके हिसाब से देखा जाए कि प्रशासनिक कारणों से इसने बंगाल का विभाजन किया। इसने ये तर्क दिया कि बंगाल का जो विभाजन है ना, ये प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है। बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए प्रशासनिक कारणों की वजह से दो भागों में बांट दिया जाएगा और दोनों में अपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इसका ये मानना था, लेकिन ये झूठ था। आपको हकीकत बताता हूं मैं क्या था। विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले 1903 में ही रख दिया गया था। 3 दिसंबर 1903 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में रख दिया गया था। लेकिन विभाजन की जो घोषणा हुई बच्चों, विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुई है। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुई है और अगले ही दिन अखबारों में ये करंट की तरह फैल गया। समाचार पत्रों में 20 जुलाई को फैल गया। और विभाजन लागू कब हुआ, ये अलग डेट है। विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। बच्चों मैं आपको बता दूं, दो डेट आपको जरूर याद रखनी है। विभाजन की घोषणा कब हुई है? 19 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई अंग्रेजों के द्वारा कि भैया आने वाले कुछ दिनों में बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा। पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया गया कि हाँ ऐसे ऐसे विभाजित किया जाएगा, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये होंगे, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये होंगे, इसकी राजधानी ये होगी, उसकी राजधानी वो होगी, ये बता दिया गया, पूरा खाका बता दिया गया। लेकिन लागू
कब हुआ विभाजन लागू? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, ये डेट याद रखिए। अब बंगाल को दो भागों में बांटा, वेस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल। अब वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल में देख लीजिए, जो आपका पूर्वी बंगाल है, जो आज बांग्लादेश है मुख्य तौर पर, इसकी राजधानी बनाया गया ढाका। और यहाँ हमारा जो पश्चिमी बंगाल है, इसकी राजधानी कलकत्ता को बना दिया गया। पहले पूरे बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही थी, हालांकि पूरे भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता ही थी। 1911 में परिवर्तित हुई राजधानी, जब घोषणा हुई थी, महाराजा महारानी आए थे इंडिया में। अब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर बच्चों बना दिए गए, और एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया, बैम्फील्ड फुलर, ये पूर्वी बंगाल के लिए। शुरुआत में एंड्रयू फ्रेजर पूरे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद इनको पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया, और पूर्वी बंगाल के लिए एक नए गवर्नर को नियुक्त किया गया, बैम्फील्ड फुलर। कई किताबों में ब्लूमफील्ड फुलर लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम है बैम्फील्ड फुलर बच्चों, याद रखिएगा। अब मैं आपको मेन कहानी बताता हूं, इनका मेन जो षड्यंत्र अंग्रेजों का था वो देखने का प्रयास कीजिए। जो पश्चिमी बंगाल है बच्चों, यहां पर जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें हिंदुओं की 4 करोड़ 40 लाख और 90 लाख मुस्लिम थे, और बाकी अन्य वर्ग थे। तो यहाँ पे पश्चिमी जो बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पे हिंदुओं को बाहुल्य बना दिया गया, हिंदू मेजोरिटी में हो गए, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य कर दिए गए। हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने के उद्देश्य से फूट डालो राज करो की नीति यहां से झलकती है अंग्रेजों की, यहां से बहुत अच्छे से झलकती है। 3 करोड़ 10 लाख ये जनसंख्या थी किसकी? ये जनसंख्या थी पूर्वी बंगाल की, जिसमें हिंदू 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम थे, 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम थे। तो मुस्लिम मेजोरिटी में यहां कर दिए गए और हिंदू मेजोरिटी में यहां कर दिए गए। ये इनका वो तरीका था, ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता बन ना पाए। फूट डालो राज करो की नीति के तहत वो हमारा शोषण करते रहें। तो विभाजन का वास्तविक कारण अगर देखा जाए, जो इतिहासकार हैं, जो बारीकी से समझने वाले हैं, उनके हिसाब से राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा गढ़ था वो बंगाल था। तो इस राष्ट्रवाद के गढ़ में वो छेद करना चाह रहे थे। राष्ट्रवाद का गढ़ बंगाल था, और राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले बंगाल में ही उदय हुई थी, और बहुत ज्यादा बंगाल में फैली हुई थी। इसी को कम करना चाह रहे थे। राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना कम करना चाह रहे थे, ताकि वो आपस में ही लड़ते रहें और हम आराम से ऐश करते रहें। तो ये बंगाल का विभाजन, ये जो टॉपिक है, ये आपने पढ़ा। अब हमने इसके खिलाफ क्या किया? हमने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की शुरुआत में आपको बता रहा हूं कैसे कैसे हुई। अभी आपको ये डेट याद आ रही होगी बच्चों कि अक्टूबर में बंगाल का विभाजन हुआ। ये 2 डेट मैंने आपको बताया था, जरूर याद रख लीजिएगा। कौन कौन सी? 16 अक्टूबर और 19 जुलाई। 19 जुलाई और 16 अक्टूबर। 19 जुलाई को घोषणा हुई। अभी बंगाल का विभाजन लागू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही हम रेडी हो गए। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। तो 7 अगस्त को हमने मीटिंग की, एक जबरदस्त मीटिंग की, ताकि अंग्रेजों को एक वार्निंग दी जा सके, जो इन्होंने घोषणा की है बंगाल के विभाजन करने की, ये कभी लागू ना हो पाए। इसलिए हमने उनको चेतावनी देने के उद्देश्य से कलकत्ता में मीटिंग की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डेट भी आपको याद रखनी है कि 7 अगस्त 1905 कलकत्ता में मीटिंग हुई। कहां पर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में। ये देख लीजिए, आज की तस्वीर ऐसी है ये, टाउन हॉल में। तो टाउन हॉल में मीटिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो ये तभी पॉसिबल था कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत वहां पर आए, वो अध्यक्षता करे इस मीटिंग की, तब बहुत सारे लोग आएंगे, तब हमारी बातों का तवज्जो अंग्रेज करेंगे। तो किसको बुलाया गया? महाराजा मनिंद्र चंद्र।
ये कासिम बाजार, कलकत्ता के कासिम बाजार के राजा थे, इन्हीं को बुलाया गया टाउन हॉल में, इन्होंने अध्यक्षता की, इन्होंने सभा की अध्यक्षता की है। अब यहां पर बोला गया, यहां पर बोला गया, किसके द्वारा बोला गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बोला गया कि अगर बंगाल का विभाजन लागू हो जाता है 16 अक्टूबर को, तो हम एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा फेडरेशन हॉल। वो इस आंदोलन के विरोध का प्रतीक होगा, और कोई भी आंदोलन हम रणनीति के तहत चला रहे हैं तो मीटिंग सभी कहां करेंगे? फेडरेशन हॉल में करेंगे। बंगाल के विभाजन के विरोध में जो भी हम आंदोलन चलाएंगे उसकी रणनीति क्या होगी? वो सारी मीटिंग हम एक ऐसी बिल्डिंग में करेंगे जो इस आंदोलन का प्रतीक हो और इस बंगाल विभाजन का भी प्रतीक हो, विरोध का प्रतीक हो। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 7 अगस्त को ये सलाह दी थी। याद रखिए, अभी हम 7 अगस्त में ही हैं, अभी बंगाल का विभाजन हुआ नहीं है, तो लो वो घड़ी भी आ गई, 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का विभाजन लागू भी हो गया। अब जैसा हमने वादा किया था टाउन हॉल में, वो काम करने का समय आ गया। हमने क्या कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा था कि हमें एक फेडरेशन हॉल का निर्माण करना पड़ेगा। तो अब 16 अक्टूबर आ गई भैया, फेडरेशन हॉल की नींव रख दी गई। फेडरेशन हॉल की नींव रख दी गई किसके द्वारा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आनंद मोहन बोस। याद रखिए, 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। 7 अगस्त को किसके द्वारा फेडरेशन हॉल का निर्माण करने का सुझाव दिया गया? वो SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 2 बार जिन्होंने ICS का एग्जाम क्रैक किया है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी कलकत्ता की, उसके अध्यक्ष हैं, उसके फाउंडर हैं ये। हालांकि SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर उस पार्टी का गठन किया, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आनंद मोहन बोस ने इस फेडरेशन हॉल की नींव रख दी गई। ये फेडरेशन हॉल क्या था? विरोध का प्रतीक था, बंगाल के विभाजन के विरोध का प्रतीक था। ये देख लीजिए, फेडरेशन हॉल है आज की डेट में। ये आंदोलन जो चलेगा, इसकी क्या रणनीति होगी, आगे कैसे काम करना है, सभी लोग यहाँ आएंगे, यहीं पर बात की जाएगी। ये भैया आनंद मोहन बोस साहब हैं। ये आनंद मोहन बोस हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की हुई थी। अब जब बंगाल का विभाजन हो गया, कई महान हस्तियों ने अपने अपने सजेशन दिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा हमें राखी दिवस मनाना चाहिए, ताकि अंग्रेजों के मुंह पर करारा तमाचा लगे। वो हमको अलग करना चाह रहे हैं और हम राखी दिवस मना रहे हैं, तो उन्हें यह मैसेज जाएगा कि भैया राखी जो होती है वो तो एक एकता का, भाई बहन में प्यार का प्रतीक है, तो हम हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हुए हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर का सुझाव था। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं, दिमाग में आप रखिएगा, ये जो बंगाल का विभाजन हुआ है ये मुस्लिम लोगों के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। मुस्लिम लोग इससे बहुत खुश थे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ये कह रखा था कि भैया मेरे मुसलमान भाइयों, आपको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो आपने मुगल काल में भी एंजॉय नहीं की होगी। ऐसी सुविधाएं मैं आपको दूंगा जो मुगल सत्ता जब थी ना, उस समय भी ऐसी सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी, ये कह रखा था। और जो पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था बैमफील्ड फुलर, उसने जानते क्या कह रखा था? उसने कहा था कि हम अंग्रेज हैं, हमारी 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, जो मुस्लिम पत्नी है वो ज्यादा प्रिय है। ऐसा उसने तर्क दिया था एक सभा में। तो इससे क्या एहसास हो रहा है कि वो पक्ष किसका लेने वाले हैं? मुस्लिम वर्ग का। तो मुस्लिम लोग जो मेजोरिटी में थे वो बहुत खुश थे कि हाँ भैया, ये जो बंगाल का विभाजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है। और ऊपर से कांग्रेस आंदोलन चला रही है, तो मुसलमानों को और ठेस पहुंचेगा कि हमारे लिए कई वर्षों के बाद कुछ अच्छा हो रहा है
और ये हिंदुओं की पार्टियों को सब्र नहीं आ रहा। ऐसा ही उनकी सोच हुई थी मेजोरिटी मुस्लिम लोगों की कि भैया कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इसको रास नहीं आ रहा है। यही कारण था कि अगले ही साल 1906 में तुरंत एक पार्टी खड़ी हो गई। उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के जन्म होने का कारण भी यहीं से उभरता है बच्चों, यहीं से उभरता है कि पूरा दिमाग में भर दिया गया मुस्लिमों के कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है। वैसे भी जब यह आंदोलन चल रहा था ना, आंदोलन का स्वरूप भी हिंदूवादी था। गंगा में डुबकी लगाकर इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। बाल गंगाधर तिलक के जो गणेश उत्सव है और आपके शिवाजी उत्सव है, उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। वंदे मातरम यहां नारा गाया जा रहा है। तो बच्चों हम अपने टॉपिक पे हैं कि सजेशन बड़े बड़ी हस्तियों के द्वारा दिए गए। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि हमें राखी दिवस मनाना चाहिए, हमें राखी दिवस मनाना चाहिए। और इसके अलावा रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी, ये देखिए हैं सुंदर त्रिवेदी साहब, इन्होंने कहा कि भैया हमें इस दिन को शौक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये हमारे लिए एक शौक दिवस है। इस दिन हमारा विभाजन कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डाल दी गई, ये एक शौक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी साहब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा, स्पेशली नोट कर लीजिएगा। और आंदोलन का शीर्षक गीत जानते क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा ऐसे लगाया जा रहा था, ऐसे लगाया जा रहा था कि हर जगह देखिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सुन सुन के अंग्रेजों के कान पक गए थे और आखिरकार उनको इसको बैन करना पड़ा। वंदे मातरम शब्द को उन्हें बैन करना पड़ा। एक कानून पास कर दिया गया कि वंदे मातरम का जो नारा जो भी लगाएगा वो क्रांतिकारी समझा जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ काम करता हुआ समझा जाएगा और उसे जेल में भर दिया जाएगा। इतना पक गए थे वंदे मातरम से अंग्रेज। वंदे मातरम आप जानते हैं हमारा जो राष्ट्रगीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा रचित है। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि बता दीजिए बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको आता है। हालांकि मैंने दूसरे लेक्चर में बताया हुआ है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, किस वर्ष अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वंदे मातरम वहां पर गाया गया था। हिंट दे देता हूं, एक मुस्लिम है जिन्होंने अध्यक्षता इस समय की थी, बता दीजिएगा हमें बच्चों। इसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे किया गया। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से इसका प्रचार प्रसार किया गया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इसका बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार किया। केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, पूरे भारत में धीरे धीरे फैल रहा था। गणपति उत्सव जो बाल गंगाधर तिलक हर साल मनाते थे, जो इन्होंने 1893 से शुरू किया हुआ था। शिवाजी उत्सव जो इन्होंने 1896 से मनाना शुरू किया था हर साल, इसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से किया गया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, इनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। पंजाब और यूपी वाले इलाके में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। अजीत सिंह जानते हैं कौन थे? भगत सिंह के चाचा जी। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, अभी आप पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में, तो अजीत सिंह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद होता क्या है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया और हर साल दिसंबर में अधिवेशन होते थे कांग्रेस के। ऐसे ही 1905 दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस बार यह अधिवेशन बनारस में हुआ। और अध्यक्षता जानते किसने की थी? जो गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, यही वो दौर है जब नरम पंथी गर्म पंथी के बीच में जो
दरार है वो पैदा होना शुरू हो गई। और 1907 आते आते ऐसी दरार पड़ी कि दोनों को अलग होना पड़ा। बच्चों, नरमपंथी और गर्मपंथी इन दोनों की सोच यहां पर अलग थी। नरमपंथी लोग कह रहे थे कि आंदोलन चलाना चाहिए और गर्मपंथी कह रहे थे कि हाँ आंदोलन चलाना चाहिए। तब क्या दिक्कत है? लेकिन नरमपंथी वाले कह रहे थे कि आंदोलन को भैया बंगाल तक सीमित रखिए ना, इसको पूरे भारत में फैलाने की क्या जरूरत है? जब विभाजन बंगाल का हुआ है तो बंगाल तक इसे सीमित रखिए, ये नरमपंथियों का कहना था। जबकि गर्मपंथी कह रहे थे कि ना भैया ना, इसे पूरे राष्ट्र में हमें फैलाना है, ये गर्मपंथियों की सोच थी। और दूसरी तरफ बहिष्कार भी हम कर रहे हैं। नरमपंथी लोग कह रहे थे, याद रखिए, उदारवादी लोग कह रहे थे कि बहिष्कार कीजिए लेकिन वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, गुड्स का बहिष्कार कीजिए। लेकिन गर्मपंथी लोग कह रहे थे कि ना ना, केवल वस्तुओं का नहीं, हर चीज का बहिष्कार करना चाहिए हमें जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो सेवा हो, कुछ भी हो, चाहे इनके द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल, चाहे इनके द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेज, ये सब हमें बहिष्कार करना है। और लोगों ने बढ़ चढ़कर बहिष्कार भी किया। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इस आंदोलन के पीछे लग गए। यही कारण था रविंद्रनाथ टैगोर इस आंदोलन से अपना नाता तोड़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है, भारत और बांग्लादेश का, इन्होंने कहा मैं इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे थे ना, भविष्य देख रहे थे। उनका यह मानना था कि अगर जो बच्चे हैं ये स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे तो इनका जो भविष्य है, हमारे भारत का भविष्य है, वो अंधकार में हो जाएगा। क्योंकि हम इतने सक्षम तो है नहीं कि स्वदेशी स्कूल कॉलेज फटाफट बना देंगे और बच्चे वहां पढ़ लेंगे। यही कारण था रविंद्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के सपोर्ट में नहीं थे। ये महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। उनका भी तर्क कहीं ना कहीं सही था। ठीक है, तो पूर्ण बहिष्कार की बात कर रहे थे गर्मपंथी, यहीं पर दरार इनके बीच में आना शुरू हो गई। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार बच्चों हिंदू त्योहार, रीति रिवाजों, हिंदू जो मेले हैं, धार्मिक मेले, इसके माध्यम से किया जा रहा था। इसी कारण से मुस्लिम जो मेन वर्ग था, मुख्य जो बहुल वर्ग था, वो चिढ़ रहा था कि भैया ये जो हिंदू लोग हैं, इनको भड़काया भी जा रहा था कि ये जो हिंदू लोग हैं ये हमारी खुशी से इनको कोई खुशी नहीं है, हमारी खुशी से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये स्वार्थी हैं, इनके दिमाग में ये भरा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, ये क्लेम करती है तो कि कहती है कि मैं पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हूं, नहीं, ये केवल हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा आरोप लगा। और यही कारण था 1906 में सलीमुल्लाह के द्वारा एक नई पार्टी का गठन हो जाएगा। वो अगला टॉपिक हमारा वही है, उस टॉपिक का नाम होगा बच्चों मुस्लिम लीग पार्टी। और वही आगे चलकर कारण बनी भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। अब एक साल बीता, आंदोलन चल रहा था बहुत अच्छे से। अगले साल दिसंबर में दोबारा से अधिवेशन हुआ। हर साल अधिवेशन होता था कांग्रेस का, और इस बार कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1906 में। अधिवेशन होने से पहले ही नरम दल गरम दल में असमंजस हो गया कि कौन अध्यक्ष बनेगा। नरम दल वाले सोच रहे थे कि रास बिहारी घोष, याद रखिए दो नाम है, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस तो गरम दल के नेता हैं, वो क्रांतिकारी जब आंदोलन पढ़ेंगे उनका वहां भी जिक्र आएगा। और रास बिहारी घोष ये नरम दल के नेता, और गरम दल के बोस साहब हैं और घोष साहब ये नरम दल के हैं। तो नरम दल के सोच रहे थे कि रास बिहारी घोष बन जाएं, और गरम दल के सोच रहे थे कि या तो लाला जी बने या तो बाल गंगाधर तिलक बने, या लाला लाजपत राय जी बने या बाल गंगाधर तिलक, दोनों में से किसी एक को बनाना है। लेकिन यहां पर लड़ाई थोड़ी देर के लिए थम गई, क्योंकि अध्यक्ष बन जाते हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं, पहले इंडियन है ये जो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं, दादा भाई नौरोजी।
ड्रेन वेल्थ थ्योरी सबसे पहले इन्होंने ही दी थी। ये सब पढ़ा दिया हमने बहुत अच्छे से। दादा भाई नौरोजी ऐसी शख्सियत थे, जब अध्यक्ष बने ना नरम दल को कोई विरोध था, ना गरम दल वालों को कोई परहेज था। तब यहां पर तो लड़ाई थम गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका था? गरम दल के नेताओं का था। और इसी प्रेशर में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वराज शब्द की मांग सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच से कब हुई? 1906 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। न जाने कितनी परीक्षाओं में ये बार बार रिपीटेड हुआ है कि पहली बार स्वराज शब्द की मांग या स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस मंच से हुआ? 1906 के अधिवेशन से, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन काल में 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1886 में कलकत्ता में सॉरी दोस्तों, और 1893 में लाहौर में, और 1906 में ये दोबारा से कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग कब की गई? 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ये सब दूसरे चैप्टर में पढ़ा दिया है, कांग्रेस के बारे में जब पढ़ा रहे थे। सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब बंग भंग आंदोलन की विशेषताएं बच्चों, बंग भंग आंदोलन की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार का इसका स्वरूप था? तो बेझिझक बच्चों इसको आप पहला राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। जैसे 1857 की जो क्रांति थी उसे कई इतिहासकार कहते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था। कई इतिहासकार नहीं मानते, कहते हैं कि ये लोग अपने पर्सनल एजेंडा के लिए सब लड़ रहे थे, ये कोई राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन ये जो 1905 में हमने आंदोलन चलाया, इसे बेझिझक सभी इतिहासकार एक तरफा कहते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन है। ये ऐसा आंदोलन है जो राष्ट्र के लिए लड़ा गया, पर्सनल एजेंडा के लिए कोई शामिल नहीं हुआ था। राष्ट्र के लिए, देश के लिए लड़ने वाला ये पहला आंदोलन है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, पहली बार महिलाओं ने किसी आंदोलन में खुल के पार्टिसिपेट किया। महिलाएं अपने घरों से आ रही हैं, महिलाएं अपने घरों से निकल रही हैं झुंड में और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि महिलाओं को घरों से बाहर जाने दे रहे हैं, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। तो ये मंजर उस समय आप सोच के इमेजिन करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा कि महिलाएं उस समय सिचुएशन आप देख लें, महिलाओं की सिचुएशन क्या है, और महिलाएं झुंड में जाकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो विदेशी दुकानें थी उसके बाहर धरना दे रही हैं, जो विदेशी शराब गांजे की दुकानें थी वहां पर धरना दे रही हैं। तो महिलाओं ने इसमें खुल के सपोर्ट किया, महिला वर्ग ने इसको खुल के सपोर्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा स्पेशल। एक बात और आपको नोट करनी है कि बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको बताया था कि मुस्लिम लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया था कि जो आंदोलन ये चल रहा है ना, ये हिंदुओं का आंदोलन है। और जबकि ये जो विभाजन हुआ है, विभाजन तो अच्छा हुआ है, विभाजन तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, आपको सुविधाएं देने के लिए हुआ है। करजन ने कह रखा था कि मुगल काल से भी ज्यादा अधिक सुविधाएं हम आपको देंगे, टेंशन मत लीजिए। और पूर्वी बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बैमफील्ड फुलर, इन्होंने तो मुसलमानों को अंग्रेजों की प्रिय पत्नी कह दिया। ठीक है, अब हम इस आंदोलन को चला रहे हैं तो मतलब स्वदेशी आंदोलन भी है, स्वदेशी चीजों को हमने अपनाया। तो स्वदेशी चीजों को अपनाने के चक्कर में
हमने कई स्कूल, कई कॉलेज, कई उद्योग धंधे, कई फैक्ट्रियां खोली। उदाहरण के तौर पर आगे पढ़ेंगे ही आप, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आप याद कर लीजिएगा। बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा हुई। ये एक वैज्ञानिक भी थे केमिस्ट्री से। चिदम्बरम पिल्ले इन्होंने तमिलनाडु में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन फैक्ट्री खोल दी। स्टीम नेविगेशन फैक्ट्री आप समझ रहे हैं, वो जो उस जमाने में नाव चलती थी जिसपे पर्दे लगे होते थे, हवा के माध्यम से आगे पीछे जाया करती थी, वो फैक्ट्री चिदम्बरम पिल्ले ने तूतीकोरिन में खोल दी तमिलनाडु के अंदर 1906 में। और इसके अलावा स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए हमने खुद के बैंक खोले। 4 बैंकों का निर्माण हुआ, एक 1906 में, 1908 में, 1911 में, 1913 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। बैंक ऑफ इंडिया ऑन द स्पॉट अभी याद कर लीजिए, ये क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, बहुत बेहतरीन, कम समय में अधिक जानकारी। ये क्लास नोट्स अगर आप घर पे पार्सल मंगवाना चाह रहे हैं तो बच्चों ये आप नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए आ रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है 7888774245, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। इन 4 बैंकों की स्थापना कर दी गई। इन 4 बैंकों की स्थापना कर दी गई। अविंद्रनाथ टैगोर, बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रख लीजिएगा, कला के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में एक संस्था का निर्माण किया। इस संस्था का नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना इसलिए की गई कि जो भारतीय कला है इसको बढ़ावा मिल सके। वेस्टर्न जो कला हमारे यहाँ फैली हुई थी, ड्राइंग करने की जो तकनीक, इंडियन तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्होंने ये संस्था खोली। भैया सभी वर्गों ने, लगभग सभी वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। धोबियों तक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। धोबियों ने कह दिया कि भैया जो भी कपड़े स्वदेशी होंगे वही हम धोएंगे, जो विदेशी कपड़ा हमारे पास भेजेगा उसको हम धोएंगे ही नहीं। तो छोटे लेवल पर भी बहिष्कार हो रहा था, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसीलिए तो इसको नेशनल मूवमेंट बोला जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन बोला जा रहा है। पहला राष्ट्रीय आंदोलन बेझिझक इसे हम कह सकते हैं। एक सलाह दिया गया अश्विनी कुमार बनर्जी के द्वारा। देखिए फेडरेशन हॉल में मीटिंग हो रही थी, इसमें यह चिंता सताई जा रही थी लोगों को कि देखिए हमारे साथ सभी लोग तो आ रहे हैं लेकिन मुस्लिम वर्ग नहीं आ रहा हमारे साथ, मुस्लिम वर्ग नहीं आ रहा। तो वहीं पर अश्विनी कुमार बनर्जी साहब ने खड़े होकर यह सलाह दिया कि देखिए जैसे हम गणेश उत्सव मना रहे हैं और शिवाजी उत्सव मना रहे हैं, क्यों ना हम अकबर का उत्सव मनाएं, मीर कासिम का उत्सव मनाएं इनके सम्मान में, तब क्या पता मुस्लिम वर्ग भी इसमें शामिल हो जाएं। इन्होंने सुझाव दिया था लेकिन इस सुझाव को नहीं माना गया, इस सुझाव को नहीं माना गया। अब स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव या बहिष्कार आंदोलन या बंग भंग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आंदोलन था भैया बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1907 में क्या हुआ, ये पेन कहां गया, 1907 में कांग्रेस का खुद का विभाजन हो गया। सूरत में अधिवेशन होता है ना, नरम दल के नेता गरम दल के नेता से भिड़ जाते हैं सूरत में और इनका विभाजन हो जाता है। उस समय जो न्यूज रिपोर्टर उपस्थित थे उन्होंने अपने समाचार पत्रों में छापा है कि 1907 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है, ऐसा भयानक मंजर कांग्रेस के मंच से पहली बार देखा गया कि नरम दल के गरम दल के नेता आपस में हाथापाई पर आ गए। जो बड़े बड़े नेता थे फिरोज शाह मेहता जैसे, इनको जूता चप्पल मार दिया गया था। तो इस कारण से नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। जब नरम दल का गरम दल से विभाजन हो गया तो ऑटोमेटिक आंदोलन को कमजोर होना ही था।
कांग्रेस इसको लीड कर रही है और इनका विभाजन हो गया, तो ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब जो बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़कर इस आंदोलन के पीछे हो गए हैं, वो तो बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के। तो उन बच्चों ने क्या किया, उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपना लिया। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने खुद हथियार उठा लिए, सर पे कफन बांध लिया। अब उन्होंने ये तय कर लिया कि भैया अब हम बातें करेंगे तो गोली और बंदूक से बात करेंगे, बम से बात करेंगे। क्योंकि प्यार से 1905 तक हमने बहुत प्यार से बात की, उसके बाद हमने इनका कांग्रेस का भी पूरा भरोसा किया, लेकिन कांग्रेस ने हमको बीच में छोड़ दिया। अब हम अंग्रेजों के विरोधी तो बन गए हैं, तो खुल के हम विरोध करेंगे। तो क्रांतिकारी घटनाएं होना शुरू हो गई। तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण इस उग्रवादी या गर्मपंथी चरण के पैरेलल में चलता है, वो आप पढ़ेंगे। फिर गांधी जी बाद में आएंगे 1915 में, तो ये क्रांतिकारी घटनाएं रुक जाती हैं। क्रांतिकारी लोगों, क्रांतिकारी बच्चों जो अपनी जान देने को तैयार थे, अंग्रेजों की जान लेने को तैयार थे देश के लिए, इनको गांधी जी के ऊपर पूरा भरोसा हो गया कि हाँ, गांधी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमें आजादी दिला सकते हैं, हमें आजादी दिला सकते हैं। लेकिन 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उस चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो दोबारा से इन बच्चों ने क्रांतिकारी मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए। तो वो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण आप पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो जब 1908 में ये आंदोलन कमजोर पड़ गया, तो क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत हो गया। तो क्रांतिकारी आंदोलन की भैया शुरुआत हो गई। अब मैंने बताया आपको, ये आंदोलन जो चल रहा था किसके लिए चल रहा था, कि बंगाल का विभाजन जो हुआ इसके विरोध में चल रहा था। जबकि बंगाल के विभाजन का सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम लोग। तो मुस्लिम लोगों के दिमाग में ये हो गया कि भैया जो कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मुस्लिम लीग है। यहाँ डिटेल में आपको पढ़ना है कि मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, शुरुआत क्या हुई है, पहला अधिवेशन कैसे हुआ, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता ही दिया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक संगठन बनाया गया, एक संगठन बनाया गया राष्ट्र की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्र की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कहां हुआ, रास बिहारी घोष, यहां घोष नाम है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई थी, एक सभा हुई थी। वहीं पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो संगठन है इसकी स्थापना की गई। अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे, इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। अब इसके अलावा बंगाल के अंदर एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, अरविंद घोष पहले आचार्य थे उसमें। 25 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। आंदोलन स्वदेशी है तो स्वदेशी चीजों को यहां पर बढ़ावा मिल रहा है। 8 नवंबर 1905 में रंगपुर के अंदर, बंगाल के रंगपुर के अंदर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। इसके अलावा हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा है इसको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा काम किसने किया, तो उस समय एक संस्था थी डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी। इसकी स्थापना हालांकि 1902 में हो गई थी, इसकी स्थापना 1902 में ही हुई थी, लेकिन इसने भरपूर काम किया इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इसके अलावा एक शिक्षा के लिए एक कोष का निर्माण भी किया गया था जिसमें लोग दान पुण्य कर सकते थे। तो सबसे बड़ा दान 1 लाख रुपए का सुबोध चंद्र मलिक साहब ने किया। 1 लाख रुपए की राशि शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुबोध चंद्र मलिक ने दी 1 लाख रुपए की राशि। और प्रफुल्ल चंद्र रॉय का नाम आपने सुन लिया, जिन्होंने बंगाल में केमिकल फैक्ट्री खोली थी। इनकी एक बुक है
हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंसी जो कॉलेज था उसमें रसायन विज्ञान के लेक्चरर थे ये। अब उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों, बता दिया मैंने। बंगाल में केमिकल फैक्ट्री जो खोली गई है, साबुन, कपड़ा, माचिस बनाने की जो है स्वदेशी फैक्ट्रियां खोल दी गई, कई स्वदेशी बैंक खोल दिए गए। लेकिन यह आंदोलन मुख्य तौर पर असफल रहा। इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण कांग्रेस का विभाजन है। मुख्य कारण कांग्रेस का विभाजन है। मुस्लिम लीग की स्थापना होना, यह भी इसका कारण है। आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था 1908 में। क्यों नेतृत्वहीन हो गया? जब भैया गरम दल नरम दल आपस में टूट गए हैं, गरम दल अभी भी चाह रहा था इस आंदोलन को चलाया जाए, लेकिन अंग्रेजों के पास एक मौका आ गया कि नरम दल टूटे हैं गरम दल से, तो गरम दल जो अंग्रेजों की आंख का कांटा थे, इनको एक एक से इन्होंने सफाया करना शुरू कर दिया। गरम दल नेताओं को अपने रास्ते से अंग्रेजों ने हटाना शुरू कर दिया। जैसे तिलक जी को 1908 में 6 साल के लिए सजा हो गई। बर्मा में एक जेल है मांडले, उस जेल में इनको भेज दिया गया। मांडले जेल में इनको भेज दिया गया और वहीं पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक का निर्माण वहीं पर इन्होंने किया है। ये पहले बताया हुआ है मैंने आपको। अरविंद घोष जो गर्मपंथी नेता थे, इन पर एक षड्यंत्र रचकर 1908 में इन्हें फंसा दिया गया, जेल भेज दिया गया। और जब जेल से छूटकर आए, इन्होंने सन्यास ले लिया। इन्होंने सन्यास ले लिया और पुदुचेरी में अपनी एक कुटिया बनाकर बाबा बन गए। ये कौन सा षड्यंत्र है? ये क्रांतिकारी आंदोलन जब आप पढ़ेंगे बंगाल में, अलीपुर षड्यंत्र केस या मणिकतोला बम कांड, वहां पे एक बम बनाने वाली फैक्ट्री थी, वो पकड़ी गई थी। उसी चक्कर में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें अरविंद घोष भी थे। अरविंद घोष भी थे। लाला लाजपत राय जी अमेरिका चले गए। विपिन चंद्र पाल साहब ने भी संन्यास ले लिया। तो ये 1908 आते आते जो इस आंदोलन के लिए जी जान से तत्पर थे, वो सभी तो जेल में है बच्चों। तो इस कारण से ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और अंततः 1908 आते ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब बंगाल का जो विभाजन हुआ था, उसके लिए 1911 में भी एक टॉपिक है। जब दिल्ली दरबार लगाया जाएगा, दिल्ली में ब्रिटेन के राजा रानी का जब स्वागत किया जाएगा, वहां पे 2 घोषणाएं होंगी। पहली तो जो राजधानी है कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली कर दी गई। दूसरा, बंगाल का जो विभाजन हुआ था सांप्रदायिक आधार पे, उसे रद्द कर दिया गया। हालांकि बंगाल का विभाजन वहां किया गया, लेकिन प्रशासनिक तौर पर वो वहीं पर पढ़ेंगे हम, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, 1905 में जो बंगाल का विभाजन है 1911 में रद्द कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड उस समय भारत का वायसराय था। इसके ऊपर भी बम फेंक दी जाएगा। हाथी पे सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना होगा। चांदनी चौक पर जब पहुंचेगा 1912 में, इसके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। हालांकि ये बच गया था। ये वो पूरी कहानी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके जो क्लास नोट्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं, जरूर ले लीजिएगा। या 7888774245 पर इसके जो हार्ड कॉपी है वो ऑर्डर कर सकते हैं। एड्रेस, पिन कोड हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, एप्लीकेशन पर जीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। जीएस में अगर आप कमजोर हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। हालांकि फीस इसकी अभी ज्यादा है, 1950 रुपए है, लेकिन कंप्लीट आपको पूरी अच्छी से तैयारी बेसिक से करवाई जा रही है। जो नए बच्चे हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो 1905 आप 7888774245 पर कांटेक्ट करके भी इसे इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।